नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जेके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हम जीके जीएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। सारे ऑप्शन के साथ में हम इसको करने वाले हैं, तो आप क्लास में बने रहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की, रेलवे के किसी भी एग्जाम की, तो ये आप क्लास देख सकते हो लास्ट तक। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन आंसर समझाया जाएगा। अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए मेजर यूरी गागरिन, बी है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सी है राकेश शर्मा और डी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अंतरिक्ष में जो पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था विश्व का, वह कौन था? तो ये था मेजर यूरी गागरिन। कौन था? मेजर यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा है, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। और विश्व के प्रथम व्यक्ति जो है ये है मेजर यूरी गागरिन। जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है एक लाइका डॉग थी, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था। इसको किसने भेजा था? 1957 में रूस ने स्पुतनिक 2 के 2 नाम के अंतरिक्ष यान में इसको भेजा था। जो लाइका डॉग है इसको रूस ने, किसने? रूस ने स्पुतनिक जो 2 है उनका इस अंतरिक्ष यान में भेजा था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ये आपके रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रणाली या जल डमरू मध्य है जो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए है ग्रांड प्रणाली, बी है 10 डिग्री प्रणाली और सी है 9 डिग्री प्रणाली और डी है पाक जल डमरू मध्य। तो इनमें से कौन सा है जो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है ग्रांड प्रणाली। कौन सी है? ग्रांड प्रणाली जो है कौन से के बीच में है? ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। इसके अलावा अपने ऑप्शन देखिए, 10 डिग्री जो चैनल है ये किन किन के बीच में है? ये अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह को कहां पर? बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से अलग करता है। तो किनको करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है। इसके अलावा देखिए, 9 डिग्री जो चैनल है ये किन किन के बीच में है? ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप समूह को ये अलग करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं। यही सारा का सारा क्वेश्चन के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अपने ऑप्शन भी देखते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए बैरोमीटर, बी फेदोमीटर, सी वोल्टमीटर और डी ऑल्टीमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ये है ऑल्टीमीटर। कौन सा है? वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए ऑल्टीमीटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो देखिए, बोरोमीटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोरोमीटर किसके लिए यूज में लाया जाता है? ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा फेदोमीटर है,
ये पानी की गहराई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और वोट मीटर है, ये विद्युतीय सर्किट द्वारा वितरित या उत्पन्न बिजली को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने और आंसर बताइए। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, सबके कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी और डी है मोरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे और ये कब बने थे? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? ये है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी है, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनको कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके कारण हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती है? तो कौन सा है जिसके कारण विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होता है? इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है संघातिक अरक्ता और सी है एट्रोफिक गठरशोथ और डी है लूपस। तो इनमें से कौन सा रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? ये होता है रिकेट्स रोग, जो है विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए, ये शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण भी होता है। कौन सा है? रिकेट्स रोग जो है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। अब देखिए, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या है? ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? ये अंडे का पीले भाग में, मछली के तेल में, दूध में और मक्खन में और अनाज में विटामिन डी मिलता है। और जो धूप है, सूर्य की किरणें हैं, ये भी विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फिर से आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड क्लाइव और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली है, वो लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। किनके दिमाग की? लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इसके अलावा देखिए, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली है, क्लाइव के दिमाग की उपज थी। और ये कब से कब तक रहे थे? 1765 से 1772 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे थे। तो देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो है 1765 में बंगाल का पहले गवर्नर बने थे। कब बने थे? 1765 में बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। और कब तक रहे थे? 1772 तक ये रहे थे। इसके अलावा देखिए, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में सरकार की जो दोहरी प्रणाली है, इसको समाप्त कर दिया गया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? 1772 में सरकार की जो दोहरी प्रणाली है, उसको समाप्त कर दिया था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने इसको स्टार्ट किया था और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोहरी प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी, समाप्त इसको वॉरेन हेस्टिंग ने किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड से ये जो वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको सबको देख लीजिए। एक अलग से क्लास बनी हुई है, उसमें जितने भी भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, उनके बारे में सारा डिटेल में बताया गया है कि उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना घटी हुई थी। वो क्लास आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी है माउंटबेटन योजना में और सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में या अगस्त प्रस्ताव में शामिल किया गया था। तो इनमें से किसमें
साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है उमा भारती, बी है सुष्मिता सेन, सी फातिमा बीबी और डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनमें से सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बनी थी एम फातिमा बीबी। कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी है जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? जो कोशिका का जो केंद्रक है वो एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा हुआ होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, ऑप्शन में देखिए रंध्र, बी कोशिका झिल्ली, सी कोशिका द्रव्य और डी है डेलाब। तो उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाता है? जो कोशिका का केंद्रक होता है वो एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कोशिका द्रव्य में क्या होता है? कोशिका द्रव्य एक कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है। ये कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। किससे घिरा घिरा होता है कोशिका द्रव्य? ये कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ये जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। इसमें क्या होता है? जल, लवण और प्रोटीन होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंदर और केंद्र के बाहर की सभी पदार्थ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकता है या ऐसे क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ सकते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में बताए जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन से आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो फिर से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो भारत पर शासन करने वाला प्रथम जो मुस्लिम वंश है वो कौन सा था? तो ए है गुलाम वंश, बी तुगलक वंश, सी लोधी वंश और डी खिलजी वंश। इन वंश का जो क्रम है वो भी आपको याद रखना है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया था। पहला कौन सा वंश आया था, लास्ट में कौन सा वंश आया था, ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर बताइए, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो इसका आंसर है गुलाम वंश जो है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था। इसने गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ने भारत पर लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था। गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 84 वर्ष तक। इनका शासनकाल क्या है? 1206 से 1290 तक है। इसके बाद में कौन आए थे? खिलजी वंश आया था। इसने 1290 से 1320 तक शासन किया। उसके बाद में जो तीसरा वंश आया था वो था तुगलक वंश। इसने 1320 से 1413 तक भारत पर शासन किया था। उसके बाद में सैयद वंश, कौन कब से कब तक? 1414 से 1451 तक इसने शासन किया। और जो लास्ट वंश था वो था लोधी वंश। इसने 1451 से 1526 तक इसने भारत पर शासन किया था। तो ये 5 जो है वंश थे जिन्होंने भारत पर शासन किया था, जो मुस्लिम वंश थे। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोधी वंश है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम इंपॉर्टेंट है, इनका जो साल है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको बिल्कुल याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है?
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश? ए बांग्लादेश, बी ब्राजील, सी रूस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का प्रथम देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर पहली बार मानव को भेजा था। तो पहला जो इंसान है वो कौन गया था? वो थे नील एडन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, जो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। से आप रखिए याद इनको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। और कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। और सबसे पहले मानव किसने भेजा था चंद्रमा पर? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें सीलियन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतिक चट्टान और सी अवसादी चट्टान और डी है मूल चट्टान। तो इनमें से कौन सी चट्टानें हैं जो सीलियन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? तो ये होती है अवसादी चट्टानें। कौन सी होती है? अवसादी होती है। अब देखिए सीलियन क्या होता है? ये उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें शिथिल और कम समय की तलछट कण कठोर और ठोस चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई भूगर्भीय प्रक्रियाएं शामिल है, जैसे कि समेकन, गहन गाड़ना और सीमेंटेशन, पुनः क्रिस्टलीकरण और निर्जलीकरण। ये सारी है जो इसकी प्रक्रियाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आने वाला जो आपका एग्जाम है जुलाई में वो सीएचएसएल है। तो आप एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपका अगस्त में एमटीएस होने वाला है। जो एसएससी आपके हर महीने एग्जाम करवाती रहती है कोई ना कोई, तो ये आपकी एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में का कुल मूल्य है। तो ये किसका कुल मूल्य है? ऑप्शन देखिए, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या बिक्री का मूल्य है, एक देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तु एवं सेवाओं का कुल मूल्य है, सी देखिए सभी मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन या बिक्री है। उसके बाद में डी देखिए, किसी देश के भीतर उत्पादित मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु एवं सेवाएं दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? जीडीपी क्या है? तो ये क्या होता है? एक देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। क्या है? एक अवधि है, कौन सी? देखिए, जीडीपी एक विशिष्ट अवधि में एक देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, सूफी लॉज शाहजहाँ के समय में मौजूद थे जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ए ईदगाह, बी सूफी मत, सी खानगाह और डी है महल। तो इसको क्या कहा जाता था? जहां पे लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे उन लॉज को खानकाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। के अलावा देखिए, ताजमहल और जामा मस्जिद का निर्माण है वो किनके शासनकाल में हुआ था? ये शाहजहां ने करवाया था। कौन सा है? ताजमहल और जामा मस्जिद का निर्माण है ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपका, पूरा पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा है जो कथन है वो सत्य नहीं है? ऑप्शन देखिए, मनुष्य को छड़ी की तरह दर्शाया जाता है। पूरा पाषाण काल युग में जो है कौन कौन सी चीजें हुई है देखते हैं उन सबको। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो भी देखते हैं। बी आपका है, काले लाल और सफेद चित्रों के क्या है? सुपर इम्पोजिशन पाए जाते हैं। उसके बाद में सी देखिए, चित्रों के अधिकांश स्थल तमिलनाडु और केरल में स्थित है। उसके बाद में डी है, मनुष्य, पशु और ज्यामितीय, ये तीनों प्रकार के चित्र पाए जाते थे। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं थी, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा इसमें से गलत है।
पुरापाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अधिकांश स्थल मध्य प्रदेश और यूपी में पाए जाते थे। तो ये कौन सा है? सी गलत हो गया। इसमें क्या दे रखा है? तमिलनाडु और केरल में दे रखा है, ये गलत हो गया। तो अधिकांश स्थल है वो मध्य प्रदेश और यूपी में पाए जाते थे। इसके बाद में देखिए मनुष्य, पशु और ज्यामिति के ये तीनों प्रकार के चित्र इसमें पाए जाते थे। उसके बाद में लहरदार रेखाएं, आयताकार भरे ज्यामितीय डिजाइन और डॉट्स का एक समूह भी देखा जा सकता था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर जो है सी गलत हो गया। मतलब किसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा, जो कि ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश और यूपी में पाए जाते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।